प्रिय छात्रों, अभी तक के वीडियो में आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था या हमने पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे हुई थी, सुप्रीम कोर्ट किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल, उनका पद से हटाया जाना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सर्वोच्च न्यायालय वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब उसी सर्वोच्च न्यायालय का एक और पार्ट बचता है, आपका एक हेडिंग बचती है जिसे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां या क्षेत्राधिकार के नाम से जाना जा सकता है। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां। तो मेन आपकी हेडिंग यही होगी कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां तथा क्षेत्राधिकार। अब इस सर्वोच्च न्यायालय को क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं, उसका क्या क्या क्षेत्राधिकार होता है, इसी के बारे में हम लोग इस क्लास में आप लोगों के सामने मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसमें आपका जो शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार हैं, इसको डायग्राम के माध्यम से भी क्लियर किया जा सकता है। तो इसमें पहला आपका हो गया एक अभिलेख न्यायालय। एक अभिलेख न्यायालय। एक अभिलेख न्यायालय, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 129 में दिया गया है, 129। और अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय की इंग्लिश हो जाती है आपका रिकॉर्ड कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, इस सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय और कार्यवाहियाँ, अब एक पॉइंट क्या निकला, निर्णय और कार्यवाहियां लिखित होती हैं। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय और कार्यवाहियां लिखित होती हैं, जिसे वह क्या करता है, बचा करके रखता है, ताकि उस वही निर्णय पूर्व निर्णय के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। अब होता यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है ये भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, शीर्ष न्यायालय है। तो इसके निर्णय सभी न्यायालयों पर क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। और चूंकि पूरे भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक ही है, तो उस कंडीशन में जो भी ये निर्णय पहले दे चुका है, उस निर्णय को ये पूर्व निर्णय के रूप में प्रयुक्त कर सकता है। इसी कारण से सर्वोच्च न्यायालय को एक रिकॉर्ड कोर्ट या अभिलेख न्यायालय के नाम से जाना जाता है। अब होता यह है कि आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास काम की अधिकता ज़्यादा है, तो आज की डेट में अगर किसी प्रकार का निर्णय उसने प्रदान किया, तो उस निर्णय को वो क्या करेगा, रिटन रूप में रखेगा, ताकि अगर 5 साल या 10 साल बाद सेम उसी प्रकार का कोई केस या वाद आता है, तो वो उस निर्णय जो उसने 5 साल पहले इसी प्रकार के निर्णय प्रदान किया था, उसी का हवाला लेते हुए ये तत्काल निर्णय प्रदान कर सके, ताकि समय की बचत हो सके। तो इस तरीके से पहला क्षेत्राधिकार में आपका हो गया कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 129 में दिया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णय और कार्यवाहियां लिखित होती हैं, जिसे वह बचा कर रखता है, ताकि पूर्व निर्णय के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। तो पहला आपका क्लियर हो गया कि क्षेत्राधिकार में एक अभिलेख न्यायालय। दूसरा आपका हो जाता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और इसी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को मूल क्षेत्राधिकार के नाम से भी जाना जाता है, मूल क्षेत्राधिकार। अब इस प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में इसमें कई पॉइंट्स आपके निकलते हैं। तो इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में पहला हो गया भारत सरकार वर्सेज राज्य सरकार। राज्य सरकार के मध्य उत्पन्न विवाद, के मध्य विवाद।
दूसरा इसमें हो जाता है राज्य वर्सेज राज्य, राज्य वर्सेज राज्य। और तीसरा इसमें प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकार में हो जाता है एफआर से संबंधित, एफआर से संबंधित। तो इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय की जो दूसरी शक्ति है, जिसे हम प्रारंभिक अथवा मूल क्षेत्राधिकार के नाम से जानते हैं। और इस प्रारंभिक अथवा मूल क्षेत्राधिकार का मतलब ये हो गया कि अगर इस तीन प्रकार के किसी भी प्रकार का वाद, इस तीन में से किसी भी प्रकार का वाद अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है, तो सुप्रीम कोर्ट बाकी कामों को छोड़ते हुए सबसे पहले, प्रारंभिक का मतलब सबसे पहले, इस प्रकार के मुकदमे की सुनवाई प्रदान करेगा। अब इसमें जैसे कि आपका भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य किसी पॉइंट्स को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ, तो बाकी कामों को छोड़ते हुए यह सबसे पहले इस प्रकार के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार रखता है। दूसरा, राज्य वर्सेज राज्य, मतलब दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो फिर उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का ये प्रारंभिक तथा मूल क्षेत्राधिकार माना जाता है। तीसरा आपका है एफआर से संबंधित विवाद। एफआर से संबंधित का मतलब क्या हो गया कि फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि मूल अधिकार से संबंधित अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक अथवा मूल क्षेत्राधिकार की श्रेणी में आता है। राज्य वर्सेज राज्य का मतलब कि जैसे आप लोग पढ़ेंगे, अभी आगे हम पढ़ाएंगे कि जैसे दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य नदी जल के विवाद को लेकर के उत्पन्न होता है, तो नदी जल विवाद जो उत्पन्न होता है वो जाहिर सी बात है कि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य ही उत्पन्न होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर गंगा नदी है और गंगा नदी सबसे पहले वो हिमालय के गंगोत्री से निकलती है और हिमालय से निकलने के पश्चात वो उत्तराखंड में आती है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में आती है, यूपी के बाद से फिर बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से आपका पश्चिम बंगाल। तो ये जो 4-5 स्टेट से हो कर के गुजरती है, तो उस कंडीशन में पानी को लेकर के अन्य राज्यों में विवाद उत्पन्न होता है, तो उसी को दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य जो भी विवाद उत्पन्न होता है उस पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। और तीसरा आपका हो गया फंडामेंटल राइट से संबंधित विवाद। फंडामेंटल राइट से संबंधित विवाद के अंतर्गत मूल अधिकार वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत एफआर के रक्षा की गारंटी प्रदान करता है। एफआर की रक्षा की गारंटी प्रदान करता है। अब जब एफआर के रक्षा की गारंटी प्रदान करता है, तो इसी 32 के अनुपालन में वो क्या करता है, निदेश या रीट जारी करता है, निदेश या रीट जारी करता है। तो इस तरीके से अगर व्यक्ति के मूल अधिकार से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस मूल अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभिक तथा मूल क्षेत्राधिकार अपना रखता है। तीसरा आपका है कि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद, ये आपका हो ही गया राज्य वर्सेज राज्य। तीसरा आपका इसमें जो आ जाता है वो है आपका तीसरा जो क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वो है आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार अब जैसा कि अभी हमने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारत का सबसे बड़ा शीर्ष न्यायालय है, सबसे बड़ा न्यायालय है। तो जो भी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय हैं, उस निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय रखता है। अब जैसे कि आपका भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा हो गया, तो ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब जो भी निर्णय प्रदान किया जाता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील हम कहाँ करते हैं, हाई कोर्ट में करते हैं। हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील हम कहाँ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। तो इस तरीके से जो भी हाई कोर्ट ने निर्णय प्रदान किया है,
अगर उस निर्णय से हम संतुष्ट नहीं हैं तो इस निर्णय के खिलाफ अपील हम कहाँ करेंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार रखता है। अब इस अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार की अपीलीय क्षेत्राधिकार उसको प्रदान किए गए हैं? तो 3 प्रकार के। पहला, संवैधानिक मामलों में अपील। संवैधानिक मामलों में अपील। दूसरा, सिविल मामलों में अपील। और तीसरा आपका है फौजदारी मामलों में अपील। तो इस तरीके से इन 3 मामलों में सर्वोच्च न्यायालय अपना अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। सिविल मामलों में जो अपील रखता है या अपीलीय क्षेत्राधिकार का जो वर्णन किया गया है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 132। सिविल मामलों में अपील किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 133। और फौजदारी मामलों में का वर्णन किस में किया गया? अनुच्छेद 134 में किया गया है। तो इस तरीके से अगर किसी प्रकार का संवैधानिक विवाद उत्पन्न होता है तो उस संवैधानिक विवाद को लेकर के अगर हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है तो उस निर्णय के खिलाफ अपील हम कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। सिविल मामलों में अपील, अगर किसी प्रकार का हाई कोर्ट ने जो सिविल संबंधित मुकदमों की सुनवाई में निर्णय प्रदान किया तो उस निर्णय के खिलाफ अपील हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। सिविल मामले का मतलब क्या होता है? जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि सिविल और फौजदारी में अंतर क्या होता है। तो सिविल और फौजदारी में जो अंतर होता है वो आपका ये होता है कि सिविल मामलों में क्षतिपूर्ति से संबंधित जो भी वाद या केस होते हैं वो सभी किस में शामिल किए जाते हैं? वो सभी मुकदमे आपके सिविल मामलों में शामिल किया जाता है। तो जो भी आपका क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन से रिलेटेड मुकदमे होंगे वो किस श्रेणी में शामिल किए जाएंगे? सिविल मामलों में। और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए कोई भी सिविल केसेज की अपील आप कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। फौजदारी मामलों में हमने बताया था शुरू में ही, उसमें जब भारतीय न्यायपालिका के बारे में पूरा अपना डायग्राम बना करके हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है कि फौजदारी मामले ऐसे मामले होते हैं जिसमें दंड प्रदान किया जाता है और ये फौजदारी मामले आईपीसी के अंतर्गत गवर्न किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार हो गया। अब इस सिविल मामलों में भी अगर चाहें तो आपका 2 तरह के केसेस की सुनवाई हो सकती है। सिविल मामलों में आपका क्या क्या शामिल किया जाएगा? तो सिविल मामलों में ऐसा कि विधि का कोई सारवान प्रश्न व्याप्त हो। विधि का सारवान प्रश्न अंतर्निहित हो। तो अगर सिविल मामलों में कोई ऐसा कानून का सारवान प्रश्न विद्यमान है जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाना चाहिए तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील की जा सकती है। दूसरा ये होता है कि हाई कोर्ट की राय में अगर लगता है कि हाई कोर्ट की राय में ये लगता है कि इस मामले की सुनवाई या विनिश्चय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाना चाहिए, इस सिविल मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जानी चाहिए, तब उस कंडीशन में इस तरीके की अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट फाइल भेज दी जाती है। दांडिक मामलों में सुनवाई का मतलब ये हो गया कि आप छोटे मोटे अपराधों की अपील वहाँ पर नहीं कर सकते। छोटे मोटे अपराध का मतलब कि अगर मान लीजिए 2 वर्ष का कारावास दिया गया है तो फिर उस कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील नहीं कर सकते। ऐसे मामलों की अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं जो LIDI और 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय हैं। LIDI 10 वर्ष का कारावास, 10 वर्ष का कारावास। LIDI आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा
तो फौजदारी मामलों में अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास, LI यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट, और DI का मतलब डेथ इम्प्रिजमेंट, अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास या फिर आपका मृत्यु दंड या फिर आपका 10 वर्ष तक से अधिक की सज़ा या कारावास प्रदान किया गया है, तो उसी कंडीशन में आर्टिकल 134 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो आपका ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में आपके 3 प्रकार की शक्तियाँ हो गई। इस 3 प्रकार की शक्तियों में एक अभिलेख न्यायालय, दूसरा प्रारंभिक एवं मूल क्षेत्राधिकार, और तीसरा है आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इतने ही से एक एक शब्द हमने पकड़ा है और इसको आप लोग खुद ब खुद क्लियरिफाई कर सकते हैं। इतने पे ही आप लोग आसानी से नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब जो इसका क्षेत्राधिकार का जो अगला है वो है आपका सलाहकारी क्षेत्राधिकार। तो चौथा आपका कौन सा हो जाता है? चौथा है आपका इसका क्षेत्राधिकार में सलाहकारी क्षेत्राधिकार। और ये सलाहकारी क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। और इस सलाहकारी क्षेत्राधिकार में सलाह कौन ले सकता है? तो राष्ट्रपति ले सकता है। तो राष्ट्रपति को यदि यह प्रतीत होता है कि तथ्य या विधि का कोई प्रश्न विद्यमान है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राय लिया जाना आवश्यक है, तो उस कंडीशन में 143 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तब यहाँ पर अगर एक एक शब्द एरो मार्क के माध्यम से पढ़ना चाहें तो सलाहकारी क्षेत्राधिकार में राष्ट्रपति की राय में, राष्ट्रपति की राय में क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलाह लेना आवश्यक है। तब राष्ट्रपति 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा। अब यहाँ पर इतने से ही आपको क्लियर हो जा रहा होगा कि अगर राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि कोई ऐसा विधि का प्रश्न इन्वॉल्व है, कानून का प्रश्न इन्वॉल्व है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की राय लेना आवश्यक है, तब राष्ट्रपति 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अब अगर राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया तो क्या राष्ट्रपति इसे मानने के लिए बाध्य है? तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो अगला पॉइंट आपका क्या हो गया? सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं, हेतु बाध्य नहीं। अब इसमें अब तक भारत के राष्ट्रपतियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट से कितनी बार सलाह लिया जा चुका है? तो अब तक अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जो है वो 14 बार सलाह ले चुके हैं, 14 बार सलाह ले चुके हैं। और इस 14 बार जो सलाह ले चुके हैं इसमें पहली बार कब लिया गया था? तो पहली बार आपका लिया गया था 1951 में, 1951 में। और वो मैटर क्या था? तो मैटर जो था वो दिल्ली लॉ एक्ट के लिए था। कोई दिल्ली लॉ एक्ट लाया गया था और उसी दिल्ली लॉ एक्ट पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय भारत के राष्ट्रपति थे और इन्होंने पहली बार इस सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा था। तो आपका सलाहकारी क्षेत्राधिकार 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की राय में, अगर चाहें तो और इसको एक शब्द बढ़ा सकते हैं, विधि का प्रश्न, विधि का प्रश्न।
राष्ट्रपति की राय में ऐसा प्रतीत होता है कि कोई विधि का प्रश्न या तथ्य का प्रश्न विद्यमान है, तब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। और राष्ट्रपति 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा, परंतु राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और अब तक 14 बार सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपतियों द्वारा सलाह लिया जा चुका है, जिसमें पहली बार कब लिया गया, तो पहली बार 1951 में दिल्ली लॉ एक्ट पर लिया गया था। तो आपका ये भी सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी चौथा आपका कंप्लीट हुआ। अब पांचवा आपका जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है पुनर्विलोकन की शक्ति। पुनर्विलोकन की शक्ति, हेडिंग डाल दीजिए पुनर्विलोकन की शक्ति। तो पांचवा इसकी शक्ति कौन सी है? पुनर्विलोकन की शक्ति। और ये जो पुनर्विलोकन की शक्ति है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। अब इस पुनर्विलोकन की शक्ति का मतलब क्या होता है? तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय प्रदान करता है तो इस निर्णय या आदेश का वह रिवीजन कर सकता है। पुनर्विलोकन की इंग्लिश क्या होती है? रिवीजन कर सकता है। तो यहाँ पर एक एरो मार्क मारिए और उसके बाद से अपने निर्णय या आदेश का क्या कर सकता है? पुनर्विलोकन कर सकता है। और इस पुनर्विलोकन करने में आपका निर्णय को पलट भी सकता है, निर्णय को पलट सकता है या बदल सकता है, बदल सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की अनुच्छेद 137 के अंतर्गत पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है तथा अपने निर्णय को परिवर्तित अथवा बदल सकता है। चौथा आपका है, पांचवा के बाद छठवां आपका जो शक्ति है वो छठवां शक्ति के अंतर्गत आपका रीट निकालने की शक्ति है। रीट निकालने की शक्ति, जैसा कि अभी हम इसके पहले वाले ही पॉइंट्स में बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एफआर से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एफआर से संबंधित मुकदमों की सुनवाई में प्रारंभिक तथा मूल क्षेत्राधिकार रखता है। और उसी मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रीट निकालने की शक्ति उसको दी गई है। और ये रीट निकालने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो अनुच्छेद 139 के अंतर्गत दी गई है। जैसा कि अभी थोड़ा सा पहले ही इसी वीडियो में हमने बताया कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी प्रदान करता है और इस व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी के लिए वह समुचित निर्देश या आदेश जारी कर सकता है या रीट जारी कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 32 में उन रीटों के प्रकार का वर्णन नहीं किया गया है कि किस किस प्रकार की रीट वह जारी करेगा। तो इस तरीके के रीट निकालने या जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है? तो आर्टिकल 139 के अंतर्गत दी गई है। तो अब यहाँ पर ये हो सकता है कि कितने प्रकार की रीट निकालता है? तो वो 5 प्रकार की रीट निकालता है। अब इस 5 प्रकार की रीट में हम फंडामेंटल राइट वाले भी चैप्टर में आप लोगों को मेंशन कर चुके हैं कि वो 5 प्रकार की रीट कौन कौन सी होगी। तो यहाँ भी थोड़ा सा आपका रिवीजन मैं करा दे रहा हूँ कि 5 प्रकार की रीट में कौन कौन सी रीट शामिल है। तो 5 प्रकार की रीट में पहला आपका हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, और ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ देता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करो, सशरीर उपस्थित करो। इस पर एक और क्वेश्चन हमने देखा कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कौन सी रीट है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जो संबंधित रीट है वो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण ही है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसे आर्टिकल 22 का जब पालन नहीं किया जाता है तो उसके पर्सनल
लिबर्टी का हनन होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। इस कारण से बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मानी जाती है। दूसरी रीट जो ये जारी करेगा 139 के अंतर्गत वो है आपका परमादेश, और इस परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। अब ये आदेश किसको देगा? तो अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय परमादेश की रीट जारी करते हुए उसको आदेश देगा कि आप अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करें। तीसरा जो रीट जारी करता है वो है आपका प्रतिषेध, और प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है मना करना या रोकना, मना करना या रोकना। अब ये मना किसको करेगा या रोकेगा किसको? तो अगर अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर के कार्यों को करता है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट उस अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिषेध की रीट जारी करते हुए उसे मना करेगा या फिर रोकेगा। चौथी जो रीट है वो है आपका उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, और उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है वादों को भेजना, वादों को भेजना या फिर सूचना देना, वादों को भेजना या फिर सूचना देना। अगर किसी प्रकार का केस हाई कोर्ट से अपील हाई कोर्ट का निर्णय की अपील सुप्रीम कोर्ट में कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट में जब उस केस की फाइल नहीं पहुंची रहेगी तो उस कंडीशन में क्या सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है? नहीं। तब उस कंडीशन में अपने अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण की रीट जारी करेगा और उसे कहेगा कि फला नंबर की फाइल के संबंध में हमें तत्काल सूचना प्रदान करें। और जो पांचवी रीट है वो है आपका अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। और अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है वारंट द्वारा अथवा प्राधिकृत, वारंट द्वारा अथवा प्राधिकृत। अब इसमें यह है कि अगर आपका कोई भी न्यायालय अगर कोई भी व्यक्ति जो अवैध तरीके से किसी पद को धारण किए हुए है तो उस व्यक्ति को उस अवैध पद से हटाने के लिए कौन सी रीट जारी की जाएगी? तो वो अधिकार परीक्षा की रीट जारी की जाएगी। तो रीट निकालने की शक्ति आपका किस आर्टिकल में है? 139 में है। और अगर इस पांचों रीट के बारे में आपको और विधिवत जानकारी या डिटेल जानकारी लेनी होगी तो हमारे मूल अधिकार के चैप्टर में चले जाइएगा और उसी मूल अधिकार के चैप्टर में इस 5 प्रकार के रीट का वर्णन किया गया है। अगर खोजने में दिक्कत होती है तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें प्लेलिस्ट में आपके हर सेक्शन को अलग अलग करके डिवाइड करके टॉपिक वाइज उसका थंबनेल वगैरह बना दिया गया है। अब आते हैं हम लोग 7वां जो अधिकार है इसका। तो 7वां ये है कि अंतरण करने की शक्ति, 7वां अंतरण करने की शक्ति। और ये अंतरण करने की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है? तो आर्टिकल 139 क, 139 क। और अंतरण का मतलब क्या होता है? तो अंतरण की जो इंग्लिश होती है वो आपका होता है ट्रांसफ़र, तो पावर ऑफ ट्रांसफ़र। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 139 क के अंतर्गत किसी भी वाद को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है। और ये जो आर्टिकल 139 क है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था आपका 42वां संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया। 42वां संशोधन 1976 द्वारा इसको स्थापित किया गया। और इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी भी प्रकार के केस को ट्रांसफ़र कर सकता है या मामले को मंगा सकता है। तो आपका ये 7 शक्तियाँ हो गई। 8वां जो है वो आपका आबद्धकारी शक्तियाँ। आबद्धकारी का मतलब क्या होता है? कंपेल। तो यहीं अगर चाहें तो इतने ही में हो जाएगा आपका। तो 8वां आपका हो गया आबद्धकारी शक्तियाँ।
और ये आबद्धकारी शक्तियाँ किस आर्टिकल में दी गई हैं, तो ये दी गई है अनुच्छेद 141 के अंतर्गत, 141। अब इसमें जैसा कि हम कई बार बता चुके कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, और भारत का शीर्ष न्यायालय या बड़ा न्यायालय होने के नाते जो भी ये निर्णय प्रदान करता है वो भारत के किसी भी हाई कोर्ट पर इसके निर्णय कंपेल करेंगे या बाध्य करेंगे, या उच्च न्यायालय उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य है। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट क्या निकल सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय उच्च न्यायालय के, भारत के सभी उच्च न्यायालय पर बाध्यकारी हैं। मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय प्रदान कर दिया वह निर्णय भारत के सभी उच्च न्यायालय पर बाध्यकारी माने जाएंगे। अब क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय के लिए बाध्यकारी होता है? तो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय के लिए बाध्यकारी नहीं माना जाता, क्योंकि आपने देखा कि पुनर्विलोकन की शक्ति 137 के अंतर्गत दी गई है। तो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है और अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय को वो क्या कर सकता है, परिवर्तित अथवा बदल सकता है। तो आबद्धकारी शक्तियाँ में जितने भी उच्च न्यायालय हैं उन सभी उच्च न्यायालय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय बाध्यकारी होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय पर बाध्यकारी नहीं होता। तो आपका ये टोटल कंप्लीट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी शक्तियाँ या क्षेत्राधिकार हैं, ये 8 प्रकार की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। अब इस तरीके से आपका ये सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर समाप्त होता है। अब इसी के बाद से आपका सुप्रीम कोर्ट का जो भी प्रैक्टिस वगैरह है, क्वेश्चन आंसर के रूप में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में मैं आपको इसके बाद आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी आज ही बिहार पीसीएस का पेपर हुआ है और उस बिहार पीसीएस के पेपर में संविधान मैंने जितना पढ़ाया है लगभग उस सभी क्वेश्चन संविधान से पढ़ाए हुए क्वेश्चन बीपीएससी में अभी 8 मई को जो पेपर हुआ उसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग अगर जितना संविधान का नोट्स है या जितना वीडियो है अगर इतना भी देख लेते हैं तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि अगर 10 क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में पूछेगा तो 10 में से लगभग 8 क्वेश्चन आपके इस वीडियो या इस क्लासेज में से खूब आसानी से संविधान के क्वेश्चन पुटअप हो जाएंगे। तो अब अगले वीडियो में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर होगा या फिर अगला चैप्टर जो हाई कोर्ट के रूप में है, हाई कोर्ट के बाद से आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंतर्गत आपका अधीनस्थ न्यायालय आता है और उस अधीनस्थ न्यायालय में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसी को अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। तो अगले जो वीडियो में मैं आपके सामने जो क्लास प्रस्तुत करूंगा वो हाई कोर्ट भी हो सकता है, अधीनस्थ न्यायालय पहले हाई कोर्ट होगा उसके बाद ही सबऑर्डिनेट कोर्ट या तो फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को मैं सॉल्व करा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।